अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहत। वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हमास के बाद लेबनान की हिजबुल्लाह से जंग शुरू कर रहा है इसराइल। इजरायली नेवी की हंगामी मशक़ें जारी। इजरायली फौज ने कहा सब्र का पैमाना हो रहा है लबरेज। गजा में भूख से तड़प रहे हैं लोग और इसराइल आसमान से बरसा रहा है बम। फलस्तीनी इलाके वेस्ट बैंक में अब यहूदियों के लिए नए घरों की तामीर करने का इसराइल ने किया ऐलान। हमास की कैद में मौजूद अपने रिश्तेदारों को छुड़ाने के लिए इसराइली शहरियों का एहतजाज जारी। हाईवे कर दिया ब्लॉक। उर्दून, बहरीन और यमन में भी फलस्तीनियों के हक में किए गए अजीम मुजाहरे। हल्द्वानी में खवातीन के खिलाफ जुल्म का मामला। असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर तंज। कहा मोदी चाहते हैं खवातीन उन्हें भाई बुलाएं, लेकिन उनका दिल सिर्फ पीआर के लिए धड़कता है। आसाम की एआईयूडीएफ के एमएलए डॉक्टर हाफिज रफीकुल इस्लाम ने किया दावा। कहा उत्तराखंड की तर्ज पर आसाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लाने की मोदी सरकार में नहीं है हिम्मत। और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहा भरपूर अवामी सपोर्ट। मुरादाबाद में राहुल गांधी ने मुल्क में बढ़ रहे नफरत के माहौल को खत्म करने का जाहिर किया आज़म। ये थी हेडलाइंस, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइली फौज ने ऐलान किया है कि नेवी के मिसाइल कश्तियों के एक बीड़े ने गुज़िश्ता हफ्ते बड़े पैमाने पर मशक़ें की है, क्योंकि फौज लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के साथ मुमकिना जंग की तैयारी कर रही है। अरबी ज़बान के चैनल i24 न्यूज़ की वेबसाइट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने वार्निंग दी है कि सिफारती हल तक पहुंचने के लिए इसराइल के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। इसराइली फ़ौज ने कहा कि नेवी की मशक़ें जारी हैं। कुछ मशक़ें इसराइली फ़िज़ाइया के साथ की गई हैं। इन मशक़ों में ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने, बहरी जहाज़ों के लिए फ़िज़ाई इमदादी कार्रवाई करने और जंगी कश्तियों को ईंधन भरने के मंजरनामों पर काम किया गया। इसराइल ने खबरदार किया है कि वो 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद अपनी सरहदों के साथ हिजबुल्लाह पार्टी की मौजूदगी को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। ब्राज़ील के सदर डिसिल्वा ने गजा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्लकुशी के इर्तिकाब में इसराइल के मुलविस होने की तस्दीक की, जब उन्हें हाल ही में गजा की पट्टी पर जारहियत को यहूदी होलोकॉस्ट से तशबीह देकर एक सिफारती बहरान को जन्म दिया। डिसिल्वा ने रियो डी जेनेरो में एक तकरीब के दौरान फिर एक मरतबा दोहराया कि इसराइल जो कुछ कर रहा है वो जंग नहीं है, ये नस्लकुशी है, क्योंकि वो ख़वातीन और बच्चों को मार रहा है। इसी तरह के बयान देने के बाद इसराइल ने गुज़िश्ता पीर के रोज़ डिसिल्वा को नापसंदीदा तरीन शख्सियत करार दिया था। गजा की पट्टी में इसराइल की जानिब से 139 दिनों से जारी हमलों की वजह से गजा की पट्टी में शदीद कहत साली होने की वार्निंग जारी की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी बराए फ़लस्तीन पनाह गज़ीन इन दी नियरेस्ट ओनरवा के सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी करदा बयान में कहा गया है कि गजा में 1 मिलियन बच्चे रोज़ाना ही शदीद सदमों से दो चार हैं, जबकि इमदाद बहुत ही कम मकदार में पहुँच रही है, बल्कि खुराक की कमी की वजह से गजा शदीद कहत साली का शिकार हो रहा है। बयान में कहा गया है कि गजा के शुमाल में हर 6 में से 1 बच्चा शदीद ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार है। उनरवा की जानिब से जारी करता बयान में कहा गया है कि बच्चों के साथ साथ हामिला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन ने इसराइल के 139 दिनों से जारी हमलों में सबसे ज़्यादा कीमत अदा की है। इसराइल ने मगरबी किनारे में मज़ीद 3000 घर बनाने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल ने मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के नए मुतनाज़ मनसूबे का ऐलान किया है। ताहम आबादकारी से मुताल्लिक़ मुतनाज़ इसराइली मनसूबे पर अमेरिका ने मायूसी का इजहार किया है। दूसरी जानिब वस्ती गजा में इसराइली बमबारी से मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। इसराइली कैदियों के रिश्तेदारों ने हमास के साथ कैदियों के तबादले का समझौता न करने पर इसराइली पीएम नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए तेल अवीव के हाईवे को बंद कर दिया है। तेल अवीव में मुजाहिरीन ने नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए
अयालोन हाईवे को काफ़ी देर के लिए बंद रखा। सिहूनी कैदियों के लवाहिकीन की जानिब से यह मुजाहरे इस बिना पर किए जा रहे हैं कि इसराइली हुकूमत ने ऐलान किया है कि कैदियों के तबादले के बारे में मुज़ाकरात का अब तक कातिर ख्वाह कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ है। गजा में फ़लस्तीनियों की हिमायत और एकजहती का ऐलान करते हुए जॉर्डन, बहरीन और यमन के दसियों हज़ार लोगों ने बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए हैं। जॉर्डन की आवाम ने गजा फ़लस्तीनियों से हमदर्दी व एकजहती का ऐलान करते हुए वाशिंगटन की हिमायत में अंजाम पाने वाली इसराइली हुकूमत की जारहियतों की मजम्मत की और ओमान में अमरीकी सिफारत खाने की जानिब मार्च किया। बहरीन की आवाम ने भी बहरीन के अल्दराज इलाके में बड़े पैमाने पर मुजाहरा करके गजा की आवाम की हिमायत का ऐलान किया। बहरीनी मुजाहिरीन ने मिल्लत फ़लस्तीन और उनकी इस्तकामत की हिमायत पर ताकीद की। वहीं यमन की आवाम ने भी गजा पट्टी में मजलूम फ़लस्तीनी आवाम की हिमायत का ऐलान करते हुए इसराइली हुकूमत के जराइम की मजम्मत की और सिहूनी हुकूमत का सिफारत खाना अरब इस्लामी ममालिक में बंद करने का मुतालबा किया। मस्जिदुल हरम में फ़लस्तीन का परचम लहराने से एक खातून को रोक दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक खातून हरम शरीफ में फ़लस्तीन का परचम लहरा रही हैं। खातून के परचम लहराने के कुछ सेकंड्स बाद सऊदी सिक्योरिटी एहलकार ने आकर खातून को फ़लस्तीनी परचम लहराने से रोक दिया। खातून के इर्द गिर्द जमा होने वाले अफराद को मुंतशिर करने के लिए मज़ीद सिक्योरिटी एहलकार भी पहुँच गए और लोगों को तवाफ जारी रखने की हिदायत करते रहे। वीडियो में फ़लस्तीन का परचम लहराने वाली खातून को सिक्योरिटी एहलकारों से बातचीत करते हुए भी देखा जा सकता है। फ़लस्तीन का परचम लहराने और सिक्योरिटी एहलकारों की खातून को मना करने की वीडियो सोशल मीडिया पर अब तक हज़ारों अफराद देख चुके हैं। अमेरिका के सदर जो बाइडन के गाली देने पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मानव ख़ैज़ जवाब दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के सदर बाइडन ने कैलिफोर्निया में तकरीब से खिताब करते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को पागल डैश का बच्चा कहा था। व्लादिमीर पुतिन से जब सहाफ़ी से इससे मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो वो बोले कि बाइडन के अल्फाज ये साबित करते हैं कि अमेरिका के लिए यही बेहतर होगा कि बाइडन दोबारा सदर मुंतखब हो जाए। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर की तरफ से किए गए तबसरों के जवाब में रूसी सदर के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमेरिकी सदर की जानिब से किसी दूसरे मुल्क के रहनुमा के ख़िलाफ़ ऐसी ज़ुबान के इस्तेमाल से सदर पुतिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता ऐसी ज़बान इस्तेमाल करने वालों का दुनिया में वक़ार कम होता है। दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि जो बाइडन इस तरह के तबसरे करके हॉलीवुड हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेन के शहर वेलेंसिया में एक 14 फ्लोर की बिल्डिंग में खौफनाक आज़ी ज़दगी के बाद 4 अफराद हलाक हो गए जबकि 14 ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मियों में 6 फायर फाइटर्स और एक बच्चा भी शामिल है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक स्पेन की दारुल हुकूमत मैड्रिड से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक मुल्क के ईस्टर्न इलाके के साहिली बंदरगाही शहर वेलेंसिया में 2 रिहायशी अपार्टमेंट्स में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी जिसके बाद 4 अफराद हलाक हो गए। फायर फाइटर्स ने अपार्टमेंट की बालकनियों से मुतासरा अफराद को रेस्क्यू किया। मुतासरा अफराद में मौजूद 19 अफराद को तलाश किया जा रहा है।
वर्ल्ड न्यूज़ में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्द्वानी में जुल्म के वाक़े पर एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी सरकार पर जमकर तनकीद की। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि हल्द्वानी की कई ख़वातीन का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने उन पर जुल्म किया और एक केस में एक नाबालिग लड़की के साथ खराब बर्ताव भी हुआ। उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ऑर्गेनाइजेशन को टैग करते हुए पूछा कि वो कहाँ है। उन्होंने आगे लिखा कि भाजपा चाहती है कि मुसलमान ख़वातीन पीएम मोदी को भाई बुलाएं। एक ऐसा भाई है जिसका दिल सिर्फ पीआर के लिए धड़कता है। भारत का मजलूम अभी इंसाफ की उम्मीद भी छोड़ चुका है। उत्तराखंड के बाद अब आसाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए रियासत के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने शुरुआत कर दी है। आसाम की बीजेपी हुकूमत ने मुस्लिम मैरिज एक्ट और डिवोर्स एक्ट 1930 को खत्म करने का फैसला कर लिया। गुज़िश्ता जुमा को इसे कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। अब आसाम की अहम सियासी जमात AIUDF के MLA डॉक्टर हाफिज रफीकुल इस्लाम ने UCC पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी सरकार में UCC लाने की हिम्मत नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड में लाया गया है वो UCC भी नहीं है। MLA रफीकुल इस्लाम ने कहा कि आसाम में कई ज़ात और कम्युनिटी के लोग रहते हैं। बीजेपी के लोग खुद आसाम में इन रिवायतों पर अमल करते हैं। ऐसे में रियासत में UCC कानून नहीं लगाया जा सकता। कांग्रेस कायद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद व दीगर इलाकों तक पहुंची है। इस मौके पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी भी उनके साथ पहली मर्तबा नजर आए। इस दौरान राहुल गांधी ने मुल्क में नफरत के बढ़ते माहौल को खत्म करने का अज़्म जाहिर किया। उन्होंने कहा कि एक भाई को दूसरे भाई से गले मिलवाना है, मोहब्बत बढ़ानी है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि देश की ख़वातीन, नौजवानों, किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा के नाम के साथ अन्याय यानी नाइंसाफ़ी जोड़ी गई है और इसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ाई जारी है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर आपके साथ चला। 4000 किलोमीटर, उसमें यात्रा से एक नारा निकला। यात्रा से निकला, मैंने नहीं बोला, यात्रा से निकलता है, नारा निकलता है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। तो सबसे पहला काम नफरत को मिटाने का है, भाई को भाई से गले मिलाने का है। यह सबसे पहला काम है। देशभक्त देश को जोड़ता है, देशभक्त देश को तोड़ता नहीं है। देशभक्त मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, नफरत के बाजार नहीं चलाते हैं। यह मेरा आपके लिए मैसेज है। आप जो भी करते हो करो, मगर सबसे पहले एक बात समझ लो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता। कभी आपने देखा है कि नफरत से नफरत कट गई? जोर से बोलो, देखा है? नफरत मोहब्बत से कटती है। और आप सबके दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत है। अब सिर्फ आपको वो मोहब्बत दिखानी है, लोगों से गले मिलना है और कहना है कि हम इस देश में नफरत को नहीं फैलने देंगे, हम डरेंगे नहीं, हम मोहब्बत फैलाएंगे, 24 घंटा मोहब्बत फैलाएंगे और नफरत को मोहब्बत से काटेंगे। ये न्याय यात्रा है राहुल जी।
भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर क्यों चले? इस देश को एक रखने के लिए, ये कहने के लिए कि ये देश एक है, सब एकजुट हो जाओ, आगे बढ़ोगे। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे निकले हैं, तो इस यात्रा में न्याय शब्द क्यों जोड़ा है? न्याय शब्द इसलिए जोड़ा है क्योंकि आज यहाँ के नौजवानों के साथ, देश के नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। आज देश की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है। आप मेहनत करते हैं, आपके पेपर लीक होते हैं। आप मेहनत करते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता। आप मेहनत करते हैं, महंगाई का सामना करते हैं। किसानों का जो बकाया होता है वो नहीं मिलता। किसानों के कर्ज माफ नहीं होते, बड़े बड़े उद्योगपतियों के होते हैं। तो देखिए, मैं फिर से आग्रह करूंगी, आज आप इस यात्रा में जुड़ने आए हैं तो हमें देखने नहीं आए हैं, अपनी परिस्थिति को समझने आए हैं। और ये समझने आए हैं कि जब तक आप बदलाव नहीं लाओगे तब तक आपकी परिस्थिति बदलने वाली नहीं। लोकसभा इलेक्शन का किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। इस दौरान सियासी जोड़ तोड़ की कोशिशें उरूज पर पहुंच गई है। सीनियर कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी की एंट्री को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए मायावती साथ आ जाएं। इंडिया अलायंस में मायावती का इस्तकबाल है। बीएसपी के इंडिया अलायंस में आने के इम्कान को लेकर पूछे गए एक सवाल पर जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस के इंचार्ज अविनाश पांडे जी ने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, जो बीजेपी को हराना चाहते हैं वो हमारे साथ आएं, उनका वेलकम है। आम आदमी पार्टी ने मुख्तलिफ रियासतों में कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए हाथ मिलाते हुए इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने का ऐलान कर दिया। दिल्ली में इंडिया अलायंस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कायदीन ने बीजेपी हुकूमत पर जमकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन जीतने के लिए अपोजिशन लीडरों को जेल में डाला जा रहा है। देश जिस परिस्थिति से गुजर रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सारी संस्थाओं को खत्म कर रही है एक एक करके, जिस तरीके से चुनावों की चोरी हो रही है, जिस तरीके से चुनावों की चोरी करने के लिए, चुनावों को जीतने के लिए विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, जिस तरीके से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से पूरे देश की जनता बेरोजगारी, महंगाई से जूझ रही है, आज देश को एक ईमानदार और मजबूत विकल्प की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए और अपने स्वयं के राजनीतिक छोटे छोटे बड़े छोटे हितों को दरकिनार करके देश के हितों को सामने रखकर इस गठबंधन में आए हैं। और गठबंधन में आने का उद्देश्य मैं एक बार फिर से आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि देश इंपॉर्टेंट है, पार्टी हमेशा सेकेंडरी है। इस चुनाव को हम इस तरीके से नहीं लड़ेंगे कि ये कांग्रेस यहां से लड़ेगी, आम आदमी पार्टी यहां से लड़ेगी। इस चुनाव को इंडिया लड़ेगी। कुछ सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी और कुछ सीटों पर कांग्रेस अपने कैंडिडेट उतारेगी। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैलकुलेशन और जो भी इन्होंने अपनी रणनीति बनाई थी, वो सारा इस अलायंस के बाद से उलटफेर हो जाएगा और देश की जनता के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे और ये चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस की खातून तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेते ने वीडियो मैसेज जारी करते हुए मीडिया के एक तबके को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने पूछा, आपकी टीम में कितने दलित, आदिवासी और पिछड़े हैं? राहुल गांधी ने एक रिपोर्टर से यह पूछ लिया कि तुम्हारी जात क्या है और तुम्हारे मालिक की जात क्या है। यह सवाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है, पर इस सवाल से मीडिया के जो बड़े बड़े मठाधीश हैं वो बड़े उत्तेजित, आक्रोशित और विचलित नजर आ रहे हैं, टूट पड़े हैं राहुल गांधी पर। लेकिन यह सवाल जितना गंभीर और जितना गहरा है और जितना वाजिब है, उससे उत्पन्न उत्तेजना उतनी ही सतही, उतनी ही हल्की, उतनी ही सस्ती है। हमारे देश में पत्रकारिता का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जंगे आजादी के दौरान आजादी के महानायकों ने पत्रकारिता के माध्यम से पिछड़ों का, दलितों का, वंचितों का, शोषितों का, उनके खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। गांधी जी ने तो अपने अखबार का नाम ही हरिजन रखा था। तब पत्रकारिता व्यवसाय नहीं थी।
आजादी आई, पत्रकारिता का व्यवसायीकरण हुआ, और यह सच है कि संपादक और पत्रकार अधिकांश एक ही वर्ग से आने लगे। वो अधिकांश सवर्ण वर्ग के थे और जो उनके मालिक थे वो अधिकांश वैश्य थे। उठाकर देख लीजिए किसी भी बड़े मीडिया हाउस को, आज भी 2024 में एक भी संपादक मेन स्ट्रीम मीडिया का ना एससी है, ना एसटी है, ना ओबीसी है, जबकि उनकी जनसंख्या 73% है। तो उनका प्रतिभाग कहां है, उनका रिप्रेजेंटेशन कहां है? यही सवाल तो राहुल गांधी जी ने उठाने की कोशिश की है। इसी सवाल का तो जवाब वो आपसे मांग रहे हैं। बजाय इसका जवाब देने की कि इन लोगों का 73% का रिप्रेजेंटेशन कहां है, राहुल गांधी पर टूट पड़ना इसका जवाब नहीं है, उस पर बरगलाना इसका जवाब नहीं है। और क्या ये लोग उन लोगों की आवाज बन सकते हैं? क्या ये समझ सकते हैं उनकी पीड़ा? टीवी स्टूडियो में बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान है, चले जाइए गांव देहात। आज की तारीख में भी एक ब्राह्मण और ठाकुर को बाबा और बाबू कहा जाता है, और कोई दलित पिछड़े वर्ग का आज भी आपके सामने कुर्सी पर बैठने से अचकचाता है, उसके लिए बेंच लगाई जाती है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुए सड़क हादसे में गंगा नहाने के लिए जा रही हिंदू ज़ायरीन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई। इस अफसोसनाक हादसे में 7 बच्चों और 8 खवातीन समेत 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हालांकि मरने वालों की तादाद बढ़ने का अंदेशा भी जाहिर किया गया है। मालूमात के मुताबिक सामने से आ रहे एक नामालूम गाड़ी को बचाने के फिक्र में हिंदू ज़ायरीन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर तालाब में जा गिरी। इस हादसे में बड़ी तादाद में लोगों की जान गई है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हमास के बाद लेबनान की हिजबुल्लाह से जंग शुरू कर रहा है इसराइल। इजरायली नेवी की हंगामी मशक़ें जारी। इजरायली फौज ने कहा सब्र का पैमाना हो रहा है लबरेज। गजा में भूख से तड़प रहे हैं लोग और इसराइल आसमान से बरसा रहा है बम। फलस्तीनी इलाके वेस्ट बैंक में अब यहूदियों के लिए नए घरों की तामीर करने का इसराइल ने किया ऐलान। हमास की कैद में मौजूद अपने रिश्तेदारों को छुड़ाने के लिए इसराइली शहरियों का एहतजाज जारी। हाईवे कर दिया ब्लॉक। उर्दून, बहरीन और यमन में भी फलस्तीनियों के हक में किए गए अजीम मुजाहरे। हल्द्वानी में खवातीन के खिलाफ जुल्म का मामला। असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर तंज। कहा मोदी चाहते हैं खवातीन उन्हें भाई बुलाएं, लेकिन उनका दिल सिर्फ पीआर के लिए धड़कता है। आसाम की AIUDF के MLA डॉक्टर हाफिज रफीकुल इस्लाम ने किया दावा। कहा उत्तराखंड की तर्ज पर आसाम में यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून लाने की मोदी सरकार में नहीं है हिम्मत। और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहा भरपूर अवामी सपोर्ट। मुरादाबाद में राहुल गांधी ने मुल्क में बढ़ रहे नफरत के माहौल को खत्म करने का जाहिर किया आज़म। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।